हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी का न्याय की कुर्सी के प्रश्न उत्तर सरल शब्दों में। ये भाग 2 है हमारा, जिसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे, और भाग 1 में हमने इसके क्या किए थी, व्याख्या की थी, यानी कि इस पाठ की कहानी। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से जाके इस पाठ को पहले समझें और तभी इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी हमने पाठ में समझा उसके ज्ञान के आधार पर स्वयं से भी प्रश्न उत्तर को समझने और देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है, आप उसे कैसे खेलते हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, वैसे कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। आप चाहें तो यहाँ पर शतरंज लिख सकते हैं, बास्केटबॉल भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके बारे में कुछ बातें बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे दिया है क्रिकेट के बारे में, तो उस खेल के बारे में आप थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। जैसे कि इसे खेलने के लिए 2 टीमें होती हैं, जिनमें से एक बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंदबाजी। वो क्षेत्र रक्षण करती है, यानी कि फील्डिंग करती है। बल्लेबाज रन बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक उन्हें आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो भी आपका प्रिय खेल होगा आप उसके बारे में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, यानी आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन किया है। अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो आप बताएंगे, हाँ, मैंने एक बार अपने छोटे भाई की साइकिल का टायर पंक्चर होने की समस्या का समाधान किया था। मैंने YouTube पर वीडियो देखकर सीखा कि पंक्चर कैसे ठीक करते हैं, और फिर आवश्यक उपकरण जुटाकर उसे ठीक किया। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जो रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं, कभी आपने अपने छोटे भाई या बहन की समस्या का उदाहरण के माध्यम से समाधान किया हो। बहुत से बच्चों के भाई होंगी, बहन नहीं होंगी, भाई होंगे, तो आप उस कंडीशन में भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी भी किसी लाइफ का एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं जब कभी आपने मदद की होगी। तो अगला प्रश्न है, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। तो आप उत्तर ऐसे देंगे, आधा हम क्वेश्चन में से ही लेंगे, कि यदि मैं राजा के स्थान पर होता और मुझे उस लड़के के बारे में पता चलता। कौन सा लड़का, वो जो न्याय की कुर्सी पे बैठ रहा था। तो मैं सबसे पहले उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना करता, यानी कि तारीफ करता। मैं उसे अपने दरबार में बुलाकर उसकी कहानी सुनता और उसे राज्य की सेवा करने का अवसर प्रदान करता, यानी उसे मौका देता, ताकि उसकी प्रतिभा, यानी जो उसके अंदर जो गुण है, हुनर है, उसका सदुपयोग हो सके। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को यहाँ पर जस्टिफाई करके प्रॉपरली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, लड़के के अंदर ऐसे कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर जो है बैठ पा रहा था। तो लड़के के अंदर जो है निम्न गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। देखो, पहला तो आप इसको चाहे तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो या पॉइंट में भी लिख सकते हो, कि पाठ में चौथी मूर्ति के कथन के अनुसार लड़का भोला भाला था, ठीक है। उसके मन में किसी के प्रति कोई कलुष या कपट नहीं था, इसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। और इसके अलावा हो सकता है कि लड़के ने कभी झूठ नहीं बोला होगा, कभी चोरी नहीं की होगी, और कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई होगी। क्योंकि देखो, यही सारे चीज़ें जो हमने पाठ में पढ़ी हैं, तभी वो सिंहासन पर बैठ पा रहे थे। जबकि यदि हम राजा की बात करें तो एक एक करके मूर्ति जो है वहाँ से राजा को वार्निंग दे रही थी कि कभी तुमने चोरी तो नहीं करी, कभी झूठ तो नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पाठ में पढ़ी हैं, इस संदर्भ के आधार पर हम लिख सकते हैं। अगला देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी हो सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला, ठीक है। तो पहला है, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर नहीं, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, न्याय की। लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों में फेमस हो गया था, तो हमने यहाँ पे एक स्टार बना दिया है। लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर नहीं, ये भी राइट आंसर नहीं है। मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर, मंत्रियों द्वारा नहीं, क्योंकि राजा तो बाद में गया था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ख। इसके आगे आप एक स्टार बना देंगे। अगला प्रश्न है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ। तो बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, इस बात से आश्चर्य हुआ था, नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, ये भी सही उत्तर नहीं है।
सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, बिल्कुल यही बात थी, इसलिए उसको आश्चर्य हो रहा था। राजा को स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। हाँ जी, हमने देखा था ना कैसे सिंहासन में विक्रमादित्य की जो मूर्तियाँ थी वो वहाँ उसमें समाहित थी। तो ये सारे इसमें दो चीज़ों पे आप स्टार बनाएंगे, ग और घ में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे जो है खेलने लगे? तो क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे? नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनने का आनंद लेना था, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। यहाँ पार्ट जब हमने शुरू किया था उसी की स्टार्टिंग में था, तो हम इसके आगे स्टार का निशान बनाएंगे। क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा था, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए नहीं खेल रहे थे कि वो फेमस हो गए थे, जबकि उनको ये तो बाकी खेलों के तुलना में बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक लग रहा था। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। बिल्कुल इसलिए किया था उसने, ताकि उसका पाप का प्रायश्चित हो सके। क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था? नहीं, क्योंकि ये चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है जो हमने अभी बताई। क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? हाँ, मूर्तियों ने ही उसको कहा था, तभी वो बैठा था। तो यहाँ पे भी स्टार लगेगा, क्योंकि जनता ने तो उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। राजा तो खुद ही प्रायश्चित करना चाह रहा था। अब देखिए, अगला है हमारा सोचिए और लिखिए। हमें सोचकर आंसर देने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। बच्चों, इन क्वेश्चंस को अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप अपने शब्दों में भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए एक एक करके अभी हम इनके है ना प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करूँगी कि आप लोग जो है क्वेश्चन के आंसर्स अपने शब्दों में भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, पहला प्रश्न है। पहले हमें ना क्वेश्चन को समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि उसमें पूछा क्या गया है कि सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया था, ऐसा क्यों? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी लड़के सिंहासन पर इसलिए बैठ पा रहे थे क्योंकि वे भोले भाले थे, निष्पक्ष और न्यायप्रिय थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई कलुष कपट नहीं था, जबकि राजा ऐसा नहीं था। ठीक है, प्रश्न 2 क्या है? क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि राजा ने पहली मूर्ति के कहे अनुसार केवल चोरी का प्रायश्चित किया था। सिर्फ देखो, फर्स्ट टाइम जब उसको टोका गया तो खाली चोरी का प्रायश्चित किया था, अन्य बुराइयों का नहीं। दूसरी बार जब दूसरी मूर्ति के कहे अनुसार झूठ का प्रायश्चित किया था। तीसरी बार तीसरी मूर्ति के कहे अनुसार किसी को चोट पहुंचाने का प्रायश्चित किया था। अभी भी उसने अपने अंदर, ये अंदर 2 बार हो गया, एक कट कर दीजिए, उसने अपने अंदर स्थित कलुष अर्थात कपट का प्रायश्चित नहीं किया था, और अभी भी उसके अंदर कपट विद्यमान था। यह इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वह अपने मन में अपने आप को उन भोले भाले लड़कों से ज़्यादा धनवान और बुद्धिमान समझ रहा था। बच्चों, जहाँ पर मैंने क्रॉस करा है वो डबल बार आ गया है, तो आप इसको एक बार कट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 3। दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? तो हम सभी जानते हैं कि भाई दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लड़के की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता पर विश्वास था। उन्हें पता था कि लड़का बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय देगा, जबकि राजा के पास जाकर न्याय मिलने की उम्मीद कम थी। आगे देखेंगे। देखो, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। ठीक है, क्यों उड़ गई? तो चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में इसलिए उड़ गई क्योंकि वह मूर्ति न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक थी। जब राजा में ये गुण नहीं थे तो वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया और मूर्ति सिंहासन के साथ उड़ गई, यह दर्शाते हुए कि न्याय और निष्पक्षता के बिना सिंहासन का कोई महत्व नहीं है। इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने शीर्षक क्यों चुना। तो इस कहानी को एक नया शीर्षक न्याय का सिंहासन हो सकता है। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, न्याय का सिंहासन, न्याय की मूर्ति, राजा का सिंहासन, विक्रमादित्य का सिंहासन,
ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप बताएंगे कि मैंने शीर्षक किस लिए चुना, जो भी आपका रीज़न होगा, क्योंकि यह कहानी इस बात पर केंद्रित है, कहानी का जो मूल उद्देश्य है उसको बताते हुए कि सिंहासन पर बैठने के लिए केवल राजा होना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और ईमानदारी जैसे गुणों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सिंहासन तभी शोभा देता है जब उस पर बैठने वाला व्यक्ति न्यायप्रिय हो। ठीक है, आगे देखो। अनुमान और कल्पना में हमने करना है कि कहानी में सिंहासन की मूर्तियाँ उड़कर किसी और जगह चली जाती है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, तो वे कहाँ जाती होंगी और वहाँ क्या करती होंगी। तो ये सोच के आधार पर है, आपके उत्तर इससे अलग भी हो सकते हैं। तो हम ये बताएंगे कि वे किसी ऐसे स्थान पर जा सकती हैं जहाँ पर न्याय और धर्म का पालन होता हो, या वे देवताओं के लोक में जा सकती हैं, वहाँ वे न्याय और धर्म की रक्षा कर सकती हैं, या किसी नए राजा के चुनाव में भी सहायता कर सकती हैं। नेक्स्ट देखो, यदि किसी इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता। तो यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो उसमें राजा विक्रमादित्य के समान महानता और न्यायप्रियता के गुण आ जाते। अब देखो भाषा की बात में क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखना है। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना, अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कि कुछ विशेष चिन्ह जैसे ये दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि लगाए गए हैं। तो इस प्रकार के चिन्हों को क्या कहते हैं, हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखो बच्चों यहाँ लगा हुआ है, जब कोई स्टेटमेंट शुरू होती है ना तो इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जहाँ भी हमारे हाव भाव होते हैं बोलते हुए, वहाँ पे विस्मयादि सूचक चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, वो उसे लगाते हैं। जब कहीं पे थोड़ा सा रुकना होता है तो अल्प विराम यानी कॉमा का यूज़ होता है, और यहाँ पर बात ख़त्म होती है तो पूर्ण विराम के साथ हम दोहरे उद्धरण चिन्ह को वापस लगा देते हैं। तो विराम चिन्हों से हमें पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में हमें कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है, यानी कि हम उसी भाव से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको करने के लिए कि चौथी मूर्ति ने कहा कि ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले होते थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब हमें ये जो है ना, ये पूरी की पूरी चीज़ को किसके साथ लिखना है, विराम चिन्ह के साथ। तो देखो, अब देखो मैंने कहा था ना, जहाँ पर स्टेटमेंट आती है, कोई डायलॉग्स होते हैं, तो जैसे चौथी मूर्ति ने कहा तो यहाँ पे विराम आएगा, और यहाँ से शुरू है ठहरो तो यहाँ क्या आ जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे, थोड़ा सा रुकना है तो अल्प विराम। वे भोले भाले, भोले भाले के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आता है जो हमारे एक जैसे शब्द होते हैं। ठीक है, उनके मन में कलुष नहीं था। लाइन यहाँ खत्म है अभी, बट पूरी तरह नहीं हुई है, तो इसलिए हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस यहाँ पर बच्चों आएगा योग्य, इसके बाद आएगा इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अब ये खत्म हो गई हमारी स्टेटमेंट, तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह समाप्त हो गया। मतलब ये ऐसे लगेगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर ज़्यादा बलवान बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा, यहाँ पे आएगा मुझसे ज़्यादा बलवान और बुद्धिमान। यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ बेटा बलवान भी आना था। ठीक है, और बुद्धिमान भला और कौन होगा, मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। तो विराम चिन्ह के साथ देखते हैं कि राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, ये एक वाक्य पूर्ण हो गया, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। फिर उसने मन ही मन में कहा, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जब कोई चीज़ कही जाती है उसमें अल्प विराम के साथ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आया कहा, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है, ये कटेगा, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा, बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है ना, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, मैं राजा हूँ, पूर्ण विराम, मुझसे ज़्यादा बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, मैं अवश्य सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, जहाँ ख़त्म होगी वहाँ हम क्या लगा देंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह। बीच बीच में अगर कोई वाक्य हमारे पूर्ण हो रहे हैं, बात पूरी हो रही है, तब तो हम उसमें पूर्ण विराम लगाएंगे, बट जहाँ पर ओवरऑल जो हमारे पूरा डायलॉग ख़त्म होगा वहाँ हम एंड में लगाएंगे इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? देखो बच्चों, संज्ञा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, भाव आदि के नाम को, नाम यानी नाम वाले शब्द आपने पढ़ा होगा ना, को बताते हैं। तो इसमें देखो, तीसरी मूर्ति में सेंटेंस को देखना, तो तीसरी तो नहीं हो सकता, ये तो काउंट है। ठीक है, मूर्ति क्या है, एक नाम है। कोई भी मूर्ति हम देखते हैं तो उसे मूर्ति बोलते हैं, तो मूर्ति क्या होगी, हमारी संज्ञा शब्द हो गई। अगर हम ये बोलते हैं कि श्री राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, तो हमने पर्टिकुलर एक नाम ले दिया, तब वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भी यहाँ पर संज्ञा शब्द हमारी क्या होगी, मूर्ति होगी। अब देखो, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? तो देखो यहाँ पर जो तीसरी आ रहा है, बता रहा है कैसे। अभी तक हमने पढ़ा है भाई विशेषण में लाल, पीला, हरा, नीला, बट उसके अलावा देखो ये उसकी संख्या को बता रहा है कि कौन सी मूर्ति उड़ी, तीसरी। हमारे विशेषण में भी कई भेद होते हैं, जब आप देखेंगे गुणवाचक, परिमाणवाचक, है ना, हमारा परिमाणवाचक, संख्यावाचक, इस तरह से हमारे बहुत सारे भेद होते हैं, सांकेतिक। तो अब इसमें काउंटेबल है तीसरी मूर्ति, तो संख्या को बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा गुण या विशेषता, तो यहाँ पे विशेषण हमारा है संख्यावाचक, तो इससे हो जाएगा हमारा तीसरी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था, तो एक भी हमारा संख्या को रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी एक को कर रहा है। ठीक है, झुंड नहीं होगा, ये तो हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लड़के भी हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, विशेषण। तो जो मैंने रेड वाले मार्क कर रखे वो हमारे विशेषण हैं। उज्जैन, देखो उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। अब उज्जैन देखो एक जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा। प्राचीन और ऐतिहासिक, नगरी कैसी थी, तो विशेषण ही वही होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में बताते कैसे हैं। तो नगरी कैसी थी, प्राचीन यानी पुरानी, और ऐतिहासिक थी एक, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। और कैसा मैदान था, लंबा और चौड़ा, एक लंबा चौड़ा हमारा यहाँ पे भी विशेषण हो जाएगा। अब अगला देखो, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। अब इतनी छोटी और इतनी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है यानी कि संख्या, यानी यहाँ पे बुद्धि क्या है, बुद्धि को हम मेजर वैसे तो काउंट तो नहीं कर सकते, बट जिन चीज़ों को हम वो नहीं कर सकते, यहाँ पर एक तरह से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ इतनी छोटी, ठीक है, इतनी, तो इस तरह से करके हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी हमारा विशेषण है। अब देखो बुद्धि की बात करें यहाँ पर, तो बुद्धि हमारा एक तरह से उसके गुण को भी दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन है। तो देखो बहुत ही सुंदर कैसा है, बहुत ही सुंदर, सिंहासन कैसा है, बहुत ही सुंदर, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण। बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई, तो अच्छी खासी क्या हो गई हमारी, भीड़ कैसी थी, भीड़ थी अच्छी खासी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर निष्पक्षता में श से षटकोण आएगा। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, इसको कट करके, ठीक है, आधा श से षटकोण। देखो बच्चों, आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंहासन पर ये न्याय की मूर्तियों के द्वारा वही पर्सन बैठ सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण अवेलेबल हों। कौन कौन से, ईमानदार होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, न्यायप्रियता का होना, ये गुण होना चाहिए उसके अंदर, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, दयालुता का होना, कलुष कपट नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, और
निष्पक्षता होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि किसी के प्रति बायस नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा निष्पक्षता करते हैं कि मेरा फ्रेंड है तो मैं इसी के फेवर में जजमेंट दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी गुण होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पाठ से आगे, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या जो है झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं, आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं इसमें कि मैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से अपने माता पिता, बड़े भाई बहन या किसी अनुभवी, आप इसमें अपने दादा दादी का भी नाम लिख सकते हैं, या किसी विश्वसनीय मित्र के पास जाता हूँ या जाती हूँ। मैं उनके पास इसलिए जाती हूँ क्योंकि वे मुझे समझते हैं, मेरे हित के बारे में सोचते हैं और उनके पास जीवन का अनुभव होता है, यानी एक्सपीरियंस होता है, जिससे वे सही सलाह दे सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया है। तो आप अपना किसी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इस तरह से बताएंगे, हाँ कभी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे साथ अन्याय किया हो। ऐसी स्थिति में मैंने सबसे पहले शांति से उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की और उसे समझाया कि मुझे क्या गलत लगा। यदि बात करने से समस्या हल नहीं हुई तो मैंने अपने माता पिता या किसी बड़े की मदद ली ताकि वे हस्तक्षेप यानी कि अपना इंटरप्शन दिखा सकें और स्थिति को सुलझा सकें। आप इसमें कोई उदाहरण भी दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी एक बार की बात है कि ऐसा हुआ था, जो भी कोई एक घटना है वो भी आप इतने शब्दों में संक्षिप्त करके लिख के बता सकते हो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश के सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत ही रोचक है यानी इंटरेस्टिंग है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियाँ प्रचलित है, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ तो बच्चों आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी काफ़ी, हितोपदेश, जातक कथाएँ, इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए। तो बच्चों ये आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी से या आप किसी बुक शॉप पे जाके ढूंढ सकते हैं, बट मैंने आपके लिए थोड़ा सा वर्क इजी करा है। तो देखो मैं यहाँ पर आपके लिए सिंहासन बत्तीसी के कुछ बुक के कवर दिखा रही हूँ, जो ये सारे बुक के कवर हैं जो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं और आप इनमें से बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। इस तरह के कवर्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके लिए मैं एक कहानी लाई हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंहासन बत्तीसी और पुस्तक की कहानियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि संस्कृत सिंहासन द्वात्रिंशिका एक प्रसिद्ध लोक कथा संग्रह है। कौन सी? सिंहासन बत्तीसी, जिसमें कुल 32 कहानियाँ हैं, इसलिए बत्तीसी नाम है। ये कहानियाँ महाराजा विक्रमादित्य के न्याय, दानवीरता, बुद्धिमत्ता और अन्य गुणों का वर्णन करती हैं। यहाँ पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी का महत्व क्या है कि ये कहानियाँ जो हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सही और गलत का अंतर समझने में भी मदद करती हैं। ये कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का हौसला भी देती हैं। सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं यानी रियलिस्टिक है जितनी पहले थी, क्योंकि एक राजा का सर्वोच्च धर्म हमेशा जनता का कल्याण करना ही होता है। अब लेखक कौन है इनके? कि सिंहासन बत्तीसी के दक्षिण भारतीय संस्करण में लेखक का नाम तो कालिदास लिखा हुआ है, जबकि एक अन्य पांडुलिपि में लेखक का नाम वररुचि मिलता है। जैन संस्करण के रचयिता सिद्ध सेन दिवाकर और शिमिंकर मुनि हैं। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको दी जो आपको मेरे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैंने आपके लिए कहानी निकाली है इसी सिंहासन बत्तीसी में से, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ प्रस्तुत है सिंहासन बत्तीसी की एक संक्षिप्त व सरल कहानी हिंदी में, जो बच्चों और बड़े दोनों के लिए रोचक है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार राजा विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता और परोपकार से अपनी प्रजा का दिल जीत लिया था। वह एक महान और आदर्श राजा माने जाते थे। उनके सिंहासन में कुछ खास बात थी, उसमें 32 पुतलियाँ यानी स्त्रियाँ जुड़ी हुई थी जो बोल सकती थीं।
अब इन पुतलियों का नाम था 32। ठीक है सबका। जब राजा विक्रमादित्य का निधन यानी कि उनकी डेथ हो गई तो उनका सिंहासन ज़मीन में क्या हुआ, दब गया और समय के साथ सब कुछ बदल गया। अब वर्षों बाद एक नया राजा भोजराज को वो सिंहासन मिला। ठीक है, भोजराज को। जैसे उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, पुतलियाँ एक एक करके जीवित हो गईं और उन्हें रोकने लगीं। हर पुतली ने राजा भोज से कहा, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब तुम राजा विक्रमादित्य जैसे गुणों वाले बनो। हम तुम्हें उनकी एक एक कहानी सुनाएंगी, फिर तय होगा कि तुम योग्य हो या नहीं। हर पुतली की एक कहानी थी। हर पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की बहादुरी, दया, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से जुड़ी एक कहानी सुनाई। हर कहानी में दिखाया गया कि कैसे विक्रमादित्य किसी गरीब की मदद करते थे, अपने राज्य में कभी अन्याय नहीं होने देते थे, शत्रुओं से निडर होकर लड़ते थे और हर किसी के साथ प्रेम और आदर से पेश आते थे। अंत में 32 कहानियाँ सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि राजा विक्रमादित्य जैसा बनना आसान नहीं है। उन्होंने खुद सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और अपने राज्य में उन्हीं के आदर्शों पर चलकर राज करने का प्रण लिया। अब शिक्षा क्या मिलती है हमें कि सिंहासन 32 में सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो दूसरों की सेवा करे, न्याय करे और धर्म का पालन करे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आपके लिए, आप और भी इसमें से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको कवर पेज दिखा दिए हैं। आगे देखिए, पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये है जैसे कि चटाई आपको दिख रही है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है कि ये घास, बांस और प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है तो हम इसे कालीन भी कहते हैं अपनी भाषा में। यहाँ पे आपको दरी शब्द दिख रहा है, ठीक है, ये दरी है। यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। जब आपने देखा होगा कहीं पे जागरण होता है या हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, जब कोई कीर्तन वगैरह होता है तो बिछाई जाती है लाल रंग की दरी, तो इसे गलीचा भी कहा जाता है। इसे कहते हैं मूढ़ा। ये बांस का बना होता है, बांस, बेत या रस्सी से बना हुआ होता है, गोल आकार का होता है। देखो यहाँ पे आपको इसका गोल आकार दिख रहा है ऊपर से भी और यहाँ नीचे से भी। भारतीय परंपरा का है, बैठने के लिए आरामदायक साधन है, तो इससे क्या कहते हैं, मुड्ढा और मोड़ा भी कहते हैं। अब ये देखो चारपाई, आजकल ये है ना शहरी घरों में बहुत कम देखने को मिलती है, कुछ कुछ घरों में होती है ये, ज़्यादातर ये गाँव में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। बट हम भी बचपन में हमारे घर में भी ऐसी ही हुआ करती थी, हम इसे खाट बोलते थे। भारतीय यहाँ पे बच्चों द्वीप आएगा, उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक बिस्तर जो 4 पैरों वाली एक चौकोर संरचना होती है जिसके ऊपर रस्सी या कपड़े की पट्टियों से बुनाई की जाती है। इसका उपयोग बैठने और सोने दोनों के लिए किया जाता है। ये तो हाँ, तो आपको रस्सी दिख रही है, बट कभी कभी चौड़ी चौड़ी ना पट्टियाँ होती है कपड़े की, उससे भी इसको किया जाता है, तो इसे खटिया या खाट कहते हैं। अब ये देखो, ये आपने देखा होगा ज़्यादातर शादियों में आप देखते होगे इसको, ये लकड़ी का बना होता है, इसे पीढ़ा कहते हैं। चौकोर या आयताकार एक छोटा आमतौर पर लकड़ी का बना हुआ जिसे पूजा या खाने के काम में लिया जाता है। जब आपके घर में मोस्टली कई बार पूजा होती है तो इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के जो है सामान रखा जाता है या मूर्तियाँ रखी जाती है, और कई कई घरों में से बैठने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इसे हमारी भाषा में पाटा या चौकी भी कहते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टाट पट्टी, ठीक है, तो ये सूत से बनी हुई कम चौड़ाई की और काफ़ी लंबी होती है। यह स्कूलों में बच्चों के बैठने तथा शादी समारोह में काफ़ी लोगों को बैठाकर खाना खिलाने के काम में ली जाती है। आपने देखा होगा जब इस रोल को खोलते हैं तो ये ना ऐसे लंबी सी हो जाती है, रोल खोलते ही हैं। तो ये ज़्यादातर भंडारे वगैरह में आपने देखी होगी, पतली सी इस पे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे भंडारा करते हैं। स्कूलों में भी होती है, जब कोई फंक्शन होता है ना तो ऑडिटोरियम हॉल में या कहीं वहाँ बिछा दी जाती है, तो इसे दरी पट्टी कहते हैं। तो ये सारे थे जो मैंने आपको समझाए। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर है बूझो तो जाने। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियाँ। हो सकता है इनमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है, तो आइए बूझते हैं ये रोचक पहेलियाँ। देखो, गौंड पहेली है। ना तो खाए ना तो पीवह, संग माँ रेंगत है,
यानी ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। तो इसका उत्तर है हमारा छाया। देखो छाया यहाँ पे कैसे, ये देखो ना तो ये खाती है बट हम जहाँ जहाँ चलते हैं हमारे क्या चलती है, साथ साथ चलती है। अब अगला है निमाड़ी पहेली। हरो मथाणो लाल पेट, रस पी लेव भर भर पेट। यानी हरे मटके का लाल पेट है, रस पी लो भर भर पेट। तो ये हमारा क्या है, तरबूज। ठीक है, ये देखो हरा जैसे दिख रहा है ना। अगला देखो मालवी पहेली। एक जानवर ऐसो जी की दुम पे पैसो। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो ये कौन है, मोर। ठीक है, देखो ये इसके जो ये देख रहे हो ना आप, ये जो सर्कल से बने हुए हैं, इसकी दुम यानी कि इसकी जो ये पंख हैं ये पैसे की तरह आकृति बनी होती है। अगली देखो बुंदेली पहेली। एक लकड़ी की ऐसी कहानी ऊमे लुको है मीठो पानी। यानी एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी। ये तो चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे, यस इट्स गन्ना। ठीक है, अब बघेली पहेली है। एक दिया सबतर उजियारा, एक दीपक से चारों ओर उजियारा। तो वो क्या होता है हमारा, सूरज। हाँ जी बच्चों, तो ये सारी हमारी पहेलियाँ थी और आशा करती हूँ आप देखो कि आपको पहेलियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। मेरा न्याय, अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिन पर न्याय किया जाना है। हमें क्या करना है, क्लास की कोई ऐसी समस्याएं चुननी है जिन पर हमें क्या करना है, अपना न्याय करना है। और कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनको दो हिस्सों में आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी आधे बच्चे इस तरफ हो जाएंगे, आधे बच्चे इस तरफ हो जाएंगे। अब इसमें से कोई एक समस्या लेनी है और उस पर एक विचार करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों समूह में एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे, यानी कि फीडबैक देंगे। अब फीडबैक किस बेस पे देना है कि जो भाई ये जो दोनों ग्रुप है ना, कुछ बच्चे एज ए ऑडियंस होंगे। ठीक है, दर्शक समूह यानी कि कुछ बच्चे एज ए ऑडियंस होंगे जो इन दो समूह में बटे हुए बच्चे होंगे ना, ए और बी में। तो वो इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, जो समस्या मैं भी आपको बता रही हूँ उस बेस पे कि उनकी फीडबैक कैसी थी, मतलब कि प्रेजेंटेशन कैसी थी, समस्या को प्रस्तुत करने की, पात्रों के संवाद कैसे थे। अगर बहुत अच्छे थे तो 5 दे देंगे, उससे थोड़े कम थे 4 दे देंगे। समस्या का समाधान यानी कि जिस समस्या पर न्याय किया जाना था, क्या समस्या सोल्यूशन दिया, उस बेस पे अगर नहीं दिया है तो आप 1, 2, 3 में से अपने हिसाब से देंगे। पात्रों का आत्मविश्वास यानी कि परफॉर्मेंस देते हुए उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कैसा था, उस बेस पे अगर बहुत अच्छा है तो 5, थोड़ा कम है तो 4, उससे कम है तो 3, इस तरह देंगे। तो मैं आपको है ना कुछ समस्याएं बता रही हूँ जिसमें आपको कक्षा की कुछ समस्याएं आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कक्षा में जैसे कि भेदभाव होता है बच्चों के ऊपर, तो आप एक या तो ये वाली सिचुएशन ले सकते हैं कि किसी छात्र के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव करना। क्लास में अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो या तो ये मुद्दा ले सकते हो, या कई बार क्लास में बुलिंग होती है, किसी छात्र को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, धमकाना या उसका मजाक उड़ाना, या आप इस मुद्दे को ले सकते हो। या इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता को ले सकते हो कि जैसे बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, दूसरों को परेशान करते, जिससे पढ़ाई में बाधा आती है। इसको लेकर आप 2 सेक्शंस में बांट देंगे। अकादमिक बेईमानी यानी कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस के बेस पर होता है, जैसे परीक्षा में नकल करना या असाइनमेंट में धोखाधड़ी करना। संसाधनों का असमान वितरण, जैसे कि सीखने के संसाधनों जैसे किताबें, कंप्यूटर या खेल उपकरण तक सभी छात्रों की समान पहुंच ना होना। इनमें से कोई भी एक मुद्दा आप उठाएंगे और टीम को, जैसे मैंने शुरू में बताया था, ए और बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और जो कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे दर्शक बनेंगे और अपने अपने डायलॉग्स आप डिसाइड कर लोगे, उस बेस पे ये परफॉर्म करेंगे, फिर ये परफॉर्म करेंगे, जिसका जो भी होगा दर्शक समूह इसके बेस पे, इन बिंदुओं के बेस पे जो है यहाँ पर टिक करता जाएगा। टीम ए के लिए और टीम बी के लिए अलग अलग, तो जिसका होगा वो बेटर होगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होंगे वो टीम जीतेगी। बट दर्शक वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को ध्यान देना कि उनको विक्रमादित्य की तरह न्याय की कुर्सी के जो गुण मैंने आपको बताए थे, न्यायप्रियता, पक्षपाती, निष्पक्षता, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको इनको ये अंक देने हैं। ऐसे नहीं कि भाई बी टीम में मेरा फेवरेट बच्चा है तो मैं उस बी टीम को ज़्यादा नंबर दूंगा, नहीं, उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर ही आपको मार्क्स देने होंगे। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह से चैनल को देखते रहिए। और नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए
चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या व्यू चैनल करके मोर वीडियोस पे जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।